उर्दू पर। अगर वक्त हो तो मुलाकात कीजिए, दिल कुछ कहना चाहे तो बात कीजिए। आदाब नाजरीन, आपको मेरे लिए कुछ लम्हे फुर्सत के तो निकालने ही होंगे, क्योंकि मैं भी इस मसरूफियत भरी ज़िंदगी से कुछ लम्हे लेकर आपसे मिलने आती हूँ, रूबरू होती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक और मोटिवेशनल स्टोरी। किसी काम को कर गुजरने का शौक अगर जुनून की शक्ल इख्तियार कर ले तो तकदीर बदलते देर नहीं लगती। मणिपुर की रहने वाली नगनगोन बाला देवी बचपन में अक्सर शौक में ही लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थीं। लेकिन उनका यही शौक उन्हें मुल्क की स्टार फुटबॉलर बना देगा, ये किसी को अंदाजा न था। बाला देवी ने 2 बार बेस्ट अंडर 19 फुटबॉलर का खिताब अपने नाम किया। मणिपुर में वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के साथ ही मणिपुर के नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का शर्फ भी इन्हें हासिल है। बाला देवी को हिंदुस्तान की महिला फुटबॉल टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल दागने वाली खिलाड़ी माना गया। न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुमालिक में भी शानदार करियर बनाने वाली बाला देवी स्कॉटलैंड के रेंजर्स एफसी क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून फुटबॉल प्लेयर बनी। अपनी इस कामयाबी को उन्होंने रेंजर्स वुमेन के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सेलिब्रेट किया और इस तरह टॉप यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून रही। बाला देवी के इस सफर को देखकर फख्र होता है उन खवातीन पर जो अपने शौक को परवान चढ़ाने के लिए हर मुमकिन ही नहीं बल्कि हर नामुमकिन काम को भी कर गुजरने का मादा रखती हैं। वाकई इनकी ये मोटिवेशनल स्टोरी देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके इरादे कितने बुलंद हैं। वैसे अभी तो ये यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, इंशाल्लाह आगे और भी मंजिलें हैं जो इन्हें तय करनी हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक मर्तबा फिर से मुलाकात करेंगे हम आज रिंकू जी से, जो हमें फैशन से जुड़ी कुछ और टिप्स देंगी। और इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर रंजू चावला से, जो हमें स्किन केयर से जुड़ी जानकारी देंगी। और सबसे आखिर में आप ही के किचन से कुछ और टिप्स। नाज़रीन, पिछली दफ़ा हम आपको लेकर आए थे रिंकू जी के पास, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, और उनसे हमने कपड़ों से जुड़ी काफ़ी अहम जानकारी हासिल की थी। आज फिर हम उनके पास आपको लेकर आए हैं, तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं फ़ैशन से जुड़ी कुछ और छोटी छोटी लेकिन अहम बातें। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है एक दफ़ा फिर से हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिंकू जी, पिछली बार आपने हमें कपड़ों से जुड़ी, फैशन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी थी, जो काफ़ी मुफीद भी साबित हुई होगी हमारे नाजरीन के लिए। आज कुछ हम सवाल आपके पास लेकर आए हैं। एक पहला और अहम सवाल ये भी है कि ये जो कैजुअल और फॉर्मल और पार्टी वियर, ये वर्ड्स हम सुनते रहते हैं, तो ये जो कपड़े हैं वो किस ओकेजन पर पहनने चाहिए, ये बताइए। समरीन, आपने एक सवाल में मुझसे 3 चीज़ें पूछी, कैजुअल, फॉर्मल एंड पार्टी वेयर। सो अब तीनों ही चीज़ें जो हैं हमारी कपड़ों के चुनाव में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम कपड़े जब पहनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये कैजुअल आउटिंग है या फॉर्मल आउटिंग है या ये हमारी पार्टी वेयर आउटिंग है। सो वो जब हम ये दिमाग में रखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी अलमीरा में से अपने कपड़े निकालते हैं और उनका चुनाव करते हैं। सो जहाँ कैजुअल क्लोथिंग की बात आए, कैजुअल क्लोथिंग में हम करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
हम ऑफिस भी जा रहे हैं। सो ऑफिस एक तरह से होता तो फॉर्मल ही है, बट उसमें हम बहुत फॉर्मली ड्रेसअप नहीं होते। अब कैजुअल एंड फॉर्मल को अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर डिफ़ाइन करें तो कैजुअल होता है आप घर में अपने कैजुअल रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, सो वो आप शॉर्ट्स एंड टी शर्ट भी पहन सकते हैं। आप एक नॉर्मल आपके घर में किस तरह से पहनावा है, तो आप एक कुर्ती और लेगिंग्स भी पहन सकते हैं, या आप एक फ्रॉक ड्रेस भी पहन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। और फॉर्मल्स की अगर बात हो तो फॉर्मल का चुनाव, जैसे मैंने कहा, अब हम ऑफिस को पिक कर लेते हैं लेमैन की लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया। सो अगर हम ऑफिस जा रहे हैं सो हम अपने फॉर्मल्स पहनते हैं। सो उन फॉर्मल्स में हम ट्राउज़र्स ले सकते हैं, ट्राउज़र्स के साथ शर्ट ले सकते हैं। अब उसमें हमें अगर अपनी और कॉर्पोरेट लुक देनी है तो ट्राउज़र, शर्ट्स और उसके साथ हम ब्लेज़र ऐड कर सकते हैं। ब्लेज़र के साथ अगर हमें कोई और चयन करना है तो हम स्कार्फ ऐड कर सकते हैं। सो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। ऐसे ही अगर पार्टी वेयर है, सो पार्टी वेयर में आ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा और हम हैवी चले जाते हैं। जैसे हमारा सूट होता है थोड़ा हैवी हो जाता है। प्लेन सूट जो कैजुअल में आता है वो पार्टी में आते आते कढ़ाई वाला हो जाता है। नहीं, जो एक सिंपल कॉटन क्लॉथ होता है वो थोड़ा एक शिमर और शाइन में आ जाता है पार्टी को। मेकअप जो एक सिर्फ एक काजल और लिपस्टिक होती है वो पार्टी में जाते हुए थोड़ा आई शेडो, ब्लश ऑन, ग्लिटर आ जाता है। सो ऐसे ही वेरिएशन होती है कपड़ों में और आपके लुक्स में, कैजुअल टू पार्टी वेयर। रिंकू जी, ये तो हुई कपड़ों की बात कि अलग अलग ओकेजन्स पर, फंक्शंस पर कैसे कपड़े पहने जाएं। अगर बात करें एसेसरीज की, तो ये कितना अहम रोल अदा करती है एक ड्रेस के साथ? एक्सेसरी की बात करें तो आप कहें कि आप सिर्फ कपड़ा पहन के तो घर से बाहर नहीं निकल सकते ना। आपको जूते भी पहनने हैं, आपको पर्स भी लेना है, आप दोपहर में निकल रहे हैं तो आप अपने शेड्स भी लेते हैं। तो ये सब एक्सेसरी ही होती है। अब इन एक्सेसरीज़ को भी हम फैशन कहते हैं। जब समरीन, आपको याद है आपने मुझसे पहले एक सवाल पूछा था कि फ़ैशन क्या होता है। सो फैशन जो है वो मैंने आपको बोला था सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं होता। फैशन आपकी कंप्लीट लुक होती है, फैशन आपका कंफर्ट जोन होता है। सो उसको हम फैशन कहते हैं। अब जैसे आपने एक्सेसरीज़ मुझे बोला, सो एक्सेसरीज़ में अगर आप कैजुअल क्लोथिंग करते हैं, पहला सवाल था कैजुअल क्लोथिंग का, तो कैजुअल क्लोथिंग में अगर आपकी एक्सेसरी जो हैं वो थोड़ी मिनिमल रहें, आप स्टड्स पहन लें और आप हाथ में एक घड़ी पहन लें, तो आपकी कैजुअल में आएगा। अगर फॉर्मल की बात हो तो फॉर्मल में भी आप उस घड़ी को लेके जा सकते हैं। आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो जैसे मैंने कहा स्कार्फ ले सकते हैं। स्कार्फ के साथ एक कोई छोटा सा नेक पीस अगर आप पहन लें तो वो उसको और एक एडिशनल वैल्यू हो जाती है, उसको इन्हांस करता है। अब वो पार्टी वेयर की बात आई तो पार्टी में एज़ पर योर ड्रेसिंग आप झुमका पहन लेते हैं, आप हैवी ज्वेलरी पहन लेते हैं, आप हैवी मेकअप कर लेते हैं, आप बैंगल्स पहन लेते हैं। सो वो आपके कपड़े के चुनाव पर डिपेंड करता है। अगर आपने इंडियन वेयर पहना है तो आप अगर बैंगल्स पहने, आप अगर एक लंबा नेक पीस पहने तो वो अच्छा लगेगा। आपने वेस्टर्न गाउन पहना है तो उसके साथ आप एक ब्रेसलेट पहन लें, वो बेटर लगेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ योर क्लॉथ, व्हाट यू वेयर, उससे आपकी एक्सेसरी की डेफिनेशन होती है। रिंकू जी, एक और बेहद अहम सवाल, या फिर इसे एक सोच कहें। अक्सर क्या होता है ना कि फैशन को नौजवानों से जोड़कर देखा जाता है और बढ़ती उम्र में जो है ये कहा जाता है कि फ़ैशन अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं लग रही हो। और ख़ासकर मिडिल एज जो वुमेन होती हैं वो अक्सर कुछ भी फैशनेबल पहनने से झिझकती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं भाई, अब उम्र हो गई है, ये कपड़ा हम पर सूट नहीं करेगा, या लोग क्या कहेंगे। ख़ास तौर से ये परेशानी ज़्यादा है कि लोग क्या कहेंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? समरीन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने कहा लोग क्या कहेंगे, ये गाना सबने सुना होगा और सबको पता होगा, तो वही बात मैं दोहराऊंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, एंजॉय योर लाइफ। सो लोगों के कहने पे आप ना जाएं। सबसे पहले आपको जो पसंद है आप वो करें, आपको जो पहनना है आप वो पहने। आप ये ना सोचें कि आप उम्र दराज हो गई हैं, आप मिडिल एजड हैं या आप ओल्ड एज हैं। दिल तो बच्चा है जी, और अगर दिल जवान है तो आप जो भी पहनेंगी बहुत खूबसूरत लगेगा आप पे। सो अब कपड़े का अगर हम चुनाव करें तो नॉर्मली क्या होता है, एक अगर हम मिडिल एज में आ जाते हैं तो हमें लगता है, मिडिल एज में आने पे हमारे बच्चे भी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना, ये तो बच्चों की उम्र की चीज़ है, तो हम
माँ जैसे लगने चाहिए। जैसे मैं खुद भी मैं ये कहूँगी कि नहीं, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ जा रहा है तो माँ और बच्चे में फ़र्क होना चाहिए। तो उम्र को लिहाज में रखते हुए आप एक एज ग्रेसफुली, आई विल से यू हैव टू एज ग्रेसफुली। अब मिडिल एज में सूट्स बहुत कंफर्टेबली जो हैं औरतें जो हैं वो पहनना पसंद करेंगी, या सूट्स के साथ भी वो जो है कपड़े का चुनाव कि उनको चुभे ना। जैसे अब पलाजोज़ हैं, पलाजोज़ बड़े फैशन में हैं, जिसे हम कहते हैं ना खुले पजामे टाइप, खुले पजामे के साथ एक खुले कुर्ते, वो कैजुअली बहुत अच्छे से उसको कैरी करती है। अब उसको थोड़ा सा और फॉर्मल ले आए, तो आजकल इतनी वेरिएशंस हैं कि हम एक ही ड्रेस को बहुत वेरिएशंस में भी पहन सकते हैं। सो अब फॉर्मल में अगर वो लाना चाहें तो वो फॉर्मल में भी जो है, अब वो जो खुला कुर्ता और प्लाज़ो मैंने कहा उसके साथ वो बेल्ट ले लेती हैं, तो वो उनका एक फॉर्मल आउटफिट हो जाता है। साड़ीज़ जो हैं फॉर्मली या पार्टी में बहुत अच्छी लगती हैं। सो आप किस तरह से चयन करती हैं उसका, शरारा हो गया, साड़ी हो गई, मगर जो भी आप चयन करें आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखें कि वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाए, और जिस तरह से आपकी एज है आप उसमें बहुत ग्रेसफुल लगे। ये ना हो कि ये हो कि बच्चा है और आप हैं तो माँ लगनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि उसको शौक़ नहीं होना चाहिए तैयार होने का, बट अगर आप अपनी एज की एक्सेप्टेंस में तैयार होएंगी तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो एक सिल्वर स्ट्रीक लगेंगे और आपकी ब्यूटिफिकेशन में ऐड करेंगे, प्रॉब्लम नहीं देंगे। रिंकू जी, एज अ फैशन डिज़ाइनर आप किसी भी तरीके का कोई पैगाम हमारी जो ख़वातीन हैं, नौजवान लड़कियां हैं, उनको देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और वो खूबसूरती औरत मर्द दोनों में है। सो वी हैव टू सी द ब्यूटी इनसाइड। और फैशन जो है ह्यूमैनिटी, कंपैशन, पैशन और एम्पैथी, ये फैशन में होना चाहिए। अगर हम इंसान को एक इज़्ज़त देंगे, एक उसको इंसान की तरह समझेंगे, अगर हम इस चीज़ को फैशन में ले आएँ तो मेरा मानना है आप कोई भी कपड़ा पहनिए आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपका मन खूबसूरत है तो आप बाहर से खूबसूरत लगेंगे, और कपड़ों का चुनाव वो उसमें चार चांद लगाएगा, उसको और ऐड करेगा। सो बी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, और आप बाहर से भी उतने ही खूबसूरत लगेंगे। रिंकू जी, आपने वाकई बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे नाजरीन को दी है। और ये जो एज है जस्ट अ नंबर। अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं तो आप बाहर से भी खूबसूरत हैं और कॉन्फिडेंट हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं डॉक्टर रंजू चावला आपको आपके त्वचा के रखरखाव के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम डॉक्टर रंजू से ये जानेंगे कि हमारी स्किन कितनी तरह की होती है। आपकी त्वचा ऑयली हो सकती है, तेलीय हो सकती है, खुश्क हो सकती है, ड्राई हो सकती है, या एक कॉम्बिनेशन स्किन हो सकता है। कैसे पता लगाया जाए कि आपकी त्वचा किस प्रकार की है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपकी स्किन केयर किस प्रकार से होगी। तेलीय त्वचा वह है जिसे आप एक सोप फ्री क्लेंजर से अगर धोते हैं तो आधे घंटे में आपको लगता है कि चेहरे का सारा तेल वापस आ गया है। खुश्क त्वचा वह है जहां आपने अपना चेहरा धोया और पूरा दिन आप निकाल पाएंगे बिना उस तेल को महसूस किए, स्किन पर उस तेल को महसूस किए। कॉम्बिनेशन स्किन वो है जहां आपके चेहरे के थोड़े भाग पर तेल नज़र आता है और थोड़ा भाग हमेशा खुश्क रहता है। अब हमें अपने स्किन का तो ये पता चल गया कि हमारी जिल्द है कैसी, लेकिन इसकी केयर, इसकी देखभाल कैसे की जाए? जैसे ही आपको पता लगा कि आपकी त्वचा किस प्रकार की है, आप फिर उसका केयर एक बेसिक क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के प्रोसीजर से शुरू कर सकती हैं। मॉइस्चराइजिंग के बाद आजकल 2 S बहुत ज़रूरी हैं। एक है स्क्रबिंग और एक है आपका सनस्क्रीन। आपके स्किन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आप इन 5 स्टेप्स में से किस पर ज़्यादा ज़ोर देंगी। अगर आप मॉइस्चराइजिंग से शुरू करती हैं तो मॉइस्चराइजिंग तब नहीं शुरू होता जब आप नहाकर बाहर निकलती हैं।
मॉइस्चराइजिंग आप क्या खा रही हैं वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्या नहाने से पहले क्या लगाते हैं, आपके नहाने वाले पानी में क्या है जो मॉइस्चराइज कर सकता है, उस पर भी डिपेंड करता है। नहाने वाले पानी में हम विभिन्न प्रकार के बाथ ऑयल्स ऐड कर सकते हैं और नहाने के बाद जो मॉइस्चराइजर्स मार्केट में रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल है उससे हम अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। वैसे हम खवातीन का ज़्यादातर वक्त तो किचन में ही गुजरता है, तो क्या किचन में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं? हमारा किचन एक पावर हाउस है। अगर हम देखें तो जितना सामान हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किचन से अवेलेबल है उतना अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी स्किन केयर कंप्लीट है। हमें बाहर से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइजिंग की बात करें तो दादी माँ के जितने नुस्खे हैं, जो दूध के बारे में बात करते हैं, जो मलाई के बारे में बात करते हैं, जो छाछ के बारे में बात करते हैं, वाकई हमारी स्किन पर उपयोगी हैं। हनी एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आप अपने स्किन को एलोवेरा से मॉइस्चराइज़ करना चाहें तो आप अपना एलोवेरा खुद अपने किचन गार्डन में उगा सकती हैं और उसी एलोवेरा से 20 मिनट में आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर सकती हैं। क्लेंजिंग के लिए बेटर ये होगा कि हम एक सोप फ्री क्लेंजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि घरेलू पदार्थ भी कभी कभी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी पदार्थ जब आप इस्तेमाल करना शुरू करना चाहें तो आप देखिए उसे अपने शरीर के एक छोटे से भाग पर लगाकर ज़रूर देखिए, जैसे नेक के एक साइड पर या कान के पीछे कहीं पर, कि वो एकदम ही आपके स्किन पर रिएक्ट ना कर जाए। बहुत से घरेलू पदार्थ भी थोड़े से एसिडिक हो सकते हैं और कभी कभी वो त्वचा को हार्म भी कर सकते हैं। तो जो आपकी सहेली के लिए अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी त्वचा पर भी आपकी त्वचा को भी सूट करे। हमें सनस्क्रीन के बारे में भी बताएं। स्किन जब आपने एक बार अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर एक सनब्लॉक का इस्तेमाल करें। ये सनब्लॉक इंडियन स्किन के लिए 15+ SPF भी काफ़ी है। जो हम SPF 50+ या 70+ या 90+ देखते हैं, SPF का मतलब ये नहीं है कि हर बढ़ते SPF के साथ उसका प्रोटेक्शन बढ़ रहा है। अगर आप एक बेसिक 15+ SPF भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इंडियन स्किन, जिसमें एक बहुत ही अच्छा फ़िल्टर ऑलरेडी है पिगमेंट के तौर पर, पिगमेंट की तरह अवेलेबल है, उस पर एक छोटा SPF भी काम करता है। सनस्क्रीन आप किस तरीके से लगाते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सनस्क्रीन हमेशा बाहर जाने से आधा घंटा पहले लगा लीजिए। उसकी एक परत आप अपने स्किन पर इस तरीके से लगाइए कि आपकी स्किन पर एक फिल्म है जो आपको सन से प्रोटेक्ट कर रही है। जो चिपचिपापन आपको सनस्क्रीन से महसूस होता है उसके भी कई कारण हैं, जिसकी वजह से कई लोग सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ये चिपचिपापन बढ़ते SPF के साथ आता है। ये चिपचिपापन सनस्क्रीन को रब करने से आता है। हमेशा याद रखिए कि सनस्क्रीन एक फाइनल फिल्म होनी चाहिए आपकी स्किन पर जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ये सनस्क्रीन अब बाकी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। अगर आप एक लिप बाम इस्तेमाल करती हैं तो लिप बाम में सनस्क्रीन है। अगर आप अपना फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट पिकअप करती हैं तो उसमें भी अब सनस्क्रीन मिला हुआ है। वो उतनी प्रोटेक्शन नहीं देगा जितना एक नॉर्मल सनस्क्रीन देगा जो आप सनस्क्रीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, बट उसका भी एक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉस्मेटिक्स में फेस के ऊपर। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि डॉक्टर रंजू चावला ने जो हमें स्किन केयर से जुड़ी जानकारी फराहम की है उससे आप फैज़याब होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन और बावर्ची खाने में मौजूद होती हैं जिनके हम घरेलू नुस्खे बनाकर उन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि मैंने पिछली बार नीम का जिक्र किया था। डॉक्टर साहिबा ने हमें नीम के कई फ़ायदे भी बताए थे, लेकिन वो कड़वा तो होता है, उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। बट हमारे किचन में ऐसी भी बहुत चीज़ें हैं जो टेस्टी भी होती हैं और उसके फ़ायदे भी होते हैं। आज हम जिक्र करेंगे शहद का और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान। आपका खैर मकदम है फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो आप हमें हमारे नाज़रीन को शहद के बारे में बताइए। शहद के बारे में जितना बताया जाए कम है। शहद का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिल्कुल छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक। मैं छोटे बच्चों से शुरू कर देती हूँ। अभी आपने ये देखा होगा कि छोटे बच्चों को एकदम से खांसी जुकाम पकड़ लेता है। तो मेरी ये सलाह है और मेरी मशवरा है, ये घर में जितनी भी ख़वातीन हैं या घर में और भी मर्द मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं,
सबसे पहला आप जो नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, बिल्कुल बैठे बैठे उनको एक शहद का चम्मच खिला लें। बिल्कुल बच्चों को अच्छा भी लगेगा खाने में, टेस्टी भी होता है, टेस्टी भी होगा, बच्चों को अच्छा भी लगेगा और उसका फायदा भी है। फायदा ये होगा कि जो उनकी जकड़न होती है गले में, वो म्यूकस जो होता है, बलगम जो जमा होता है, वो बिल्कुल खुल जाता है, उसको निकलने में आसानी हो जाती है। जो बिल्कुल ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8 महीने के, 4, 5 महीने के, जो अभी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर उनको भी खांसी हो रही है, पहले से उनको दवाइयाँ देने से बेहतर है कि हम उनको शहद, उसमें हम 2-3 ड्रॉप्स अदरक का जो अदरक का और जूस शहद होगा, का कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है। बिल्कुल किसी भी उनको मतलब खांसी है या नज़ला है उसके लिए। जी जी बिल्कुल। अगर हम उनको अदरक दें तो अदरक वो नहीं खाएंगे, कड़वी सी लगेगी उनको, तो उनको शहद के साथ उसको चटाएं, उनको दिन में कई बार उसको चटाएं, तो बहुत फायदा देगी उसको वो। शहद को अब अगर आप मॉर्निंग में इस्तेमाल करें नींबू के साथ, आपकी वेट लॉस में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत एक आजमूदा नुस्खा है ये। उससे क्या होगा, बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, पूरे दिन के लिए वो एक किक स्टार्ट हो जाता है डे का। मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदा है। अकेले ना ले लीजिए उसे, शायद वो जायका भी नहीं आएगा, लेमन के साथ लें जी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब जो ऊपर का जो हमारा गला है खराब हो जाता है, खांसी हो जाती है, उसमें तो बहुत फ़ायदे इसके, इसको आप ले लीजिए। इवन आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आ रही है जो शहद की कॉम्बिनेशन के साथ आती है। शहद को उसके अलावा आपने ये भी देखो, स्किन डिसऑर्डर्स में हम बहुत यूज़ करते हैं, कहीं चोट, इवन वुंड हीलिंग है इसकी, उसमें ये बहुत हेल्प करता है, एज एन एंटीसेप्टिक के वहाँ पे काम करता है, और इसकी हीलिंग में ये बहुत मदद करता है। शहद को आप फेस पे अगर झाइयाँ है, फेस पे अगर टैनिंग है, उसको शहद को आप लेमन वाटर के साथ आप रेगुलर इस्तेमाल करें या डायरेक्ट इस्तेमाल करें, उससे काफ़ी हद तक शहद को माना जाता है कि एक जाली है। जाली मीन्स जो बिल्कुल साफ कर देता है, स्किन के लिए है, तो उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। और उसके अलावा शहद को और भी जो भी आपके यहाँ कुछ भी फेस पैक से, चाहे आप कभी एलोवेरा के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या इवन मिल्क के साथ, काफी अच्छा ग्लो आता है शहद के। एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है कि जब आपने शहद लगाया, आप हल्का सा मसाज भी करें, उसकी जो आपकी कि वो जो चिपक जाती है, उसकी वजह से क्या आपकी जो यहाँ की माइक्रो सर्कुलेशन है फेस की, वो बढ़ जाएगी। जब सर्कुलेशन फेस की बढ़ेगी, आप इसका थोड़ा मसाज करेंगे धोने से पहले, तो वो आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो फेस का ग्लो भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये होगा कि आपका फेस तो ग्लोइंग हो जाएगा, लेकिन जो आपकी अगर झाइयाँ भी आपने लगातार इस्तेमाल किया तो काफ़ी हद तक वो क्लियर होगी। एक और इसका इस्तेमाल है शहद का आपकी आँखों के लिए। अच्छा। शायद कम नाजरीन जानते होंगे कि अगर आप शहद की जो आपकी बॉटल होगी या जैसे भी होगा, उसमें आप वो डालें जिससे हम काजल लगाते हैं, उसको उसमें, हाँ, जिससे सुरमा लगाते हैं, उसको थोड़ा सा उसमें डिबो के उसको एज अ काजल लगा लें। थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा कड़वाहट आ जाएगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे आंखें बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा। या वैसे भी नहीं, हल्का सा उंगली में उठा के आप ऐसे लगा लीजिए, बच्चों के लगा लीजिए, थोड़ी सी उनको 1 सेकंड के लिए तकलीफ होगी, थोड़ी सी वो कड़वाहट है, गाढ़ा है, लेकिन उसके बाद उनकी आंखें बिल्कुल साफ रहेंगी। इवन जो मैक्यूलर डिजेनरेशन होता है बड़े बुजुर्गों में, अगर वो भी लगातार ऐसा माना गया है कि इस्तेमाल करें शहद का, काफ़ी हद तक उनका जो नज़र है वो साफ़ हो जाती है। तो शहद के तो इतने सारे फ़ायदे हैं। शहद को दूध में मिला के ले लीजिए, एज ए लेक्सेटिव काम करेगा। अच्छा, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए शहद सही रहता है, मुफीद है? नहीं, बेटर है कि अभी अवॉइड ही करें, क्योंकि आजकल थोड़ा सा शहद कई बार खालिस भी नहीं होता है, थोड़ा सा बना हुआ होता, तो बेटर है, हम रेकमेंड नहीं करते हैं शहद जो उनके लिए, कि इससे एक होता है रिस्क बेनिफिट रेशियो, अगर रिस्क ज़्यादा है तो बेनिफिट कम है, तो बेटर है कि अवॉइड करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा कि शहद खाने में भी इतना ही जायकेमंद होता है और उसके वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर हफ्ते हमारे नाज़रीन को किसी न किसी चीज़ के बारे में इतनी सारी जानकारी फ़राहम करती हैं, और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन इस जानकारी से फैज़याब भी हो रहे होंगे। डॉक्टर साहिबा, आपसे फिर हम मिलेंगे, फिर हम साथ में नाज़रीन से मुलाकात करेंगे, किसी और चीज़ की बात करेंगे, उसके फ़ायदे की बात करेंगे। तो नाज़रीन, लीजिए, आपसे बातें करते करते वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ कि कैसे पंख लगाकर उड़ गया। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट समरीन को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।